हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी के क्वेश्चन पेपर को लेके। तो जैसे कि आप सभी काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे हैं कि यूपीपीएससी जीडीसी एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराऊं, तो अब जो है इसके एग्ज़ाम की ही मैं आप सभी को तैयारी कराऊंगी। आप इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो आपको बना के दिए थे, जिनका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको जीडीसी एग्ज़ाम से संबंधित नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले जो है एग्ज़ाम पैटर्न को देखना पड़ता है। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीक़ा का आएगा, उसके ऊपर चर्चा कर चुकी हूँ। तो अगला जो स्टेप है वो है इसके क्वेश्चन पेपर को देखना कि इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके का आया था। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न पत्र के ऊपर ही चर्चा करूँगी। तो यहाँ मैं आप सभी को हिंदी के जितने भी प्रश्न पत्र आए थे, जितनी भी इसकी परीक्षाएं अभी तक हुई थी, उनके प्रश्न पत्र पर चर्चा करूँगी। तो आज जो है हम इसके 2008 में जो ये परीक्षा हुई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है 2008 में होना था, लेकिन ये परीक्षा जो है सन 2010 में हुई थी। तो हो सकता है आपको कहीं ये भी लिखा हुआ आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना। जो 2008 की परीक्षा थी वो 2010 में ली गई थी। तो ये उसी का प्रश्न पत्र है जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करूँगी। तो चलिए अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। प्रगतिवाद है मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी। प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना। प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रगतिवाद एक विशेष राजनीति विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशीलता है। तो इसका 1 नंबर जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो इनका जो है पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या फिर तार सप्तक या फिर तार सप्तक। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही नाम था वो था तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों का संकलन किया गया था। तो देखिए पहले वाले का जो नाम है वो तार सप्तक है, बाकी अन्य का दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक है। तो पहले तार सप्तक ही उसको बोलते हैं, प्रथम या पहला तार सप्तक नहीं बोलते। कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या फिर अंग्रेजी उपन्यास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंग्रेजी उपन्यास। इसका जो मूल आधार है वो अंग्रेजी उपन्यास रहा है। अगला है, हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता हैं डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। तो रचना विधान जो कृति है वो इनकी है। अगला है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। तो इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है वो है नहुष, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन या फिर लहरों के राजहंस। तो जो रंगमंच को देख के जो लिखा गया सर्वश्रेष्ठ नाटक है उसमें कहा जाएगा लहरों के राजहंस। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या फिर वत्सराज। तो इसका सही उत्तर है कामना।
तो जो प्रतीक धर्मी नाटक है वो है कामना। अगला है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर प्रताप नारायण मिश्र का, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर विष्णु प्रभाकर? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक जो है वो कौन है? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला है, रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, भागीरथ मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो जो रस मीमांसा है वो रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। अगला है, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक? तो इसका सही उत्तर जो है वो है रामविलास शर्मा। अगला है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मुक्तिबोध? तो जो कामायनी एक पुनर्विचार है वो मुक्तिबोध की रचना है। अगला है, उचित चेती चियंती ले ताही पद्यांश में प्रयुक्त चियंती शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस कवि को व्यक्त करता है यह शब्द चियंती? तो यह चियंती शब्द जो है वो किसको, चित्त लेटने का, चितवन को, सोच विचार करने वाला, या फिर चेतना के स्तर को प्रकट करने वाला? तो इसका सही उत्तर है कि ये जो शब्द है वो श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति को जो है वो प्रकट करता है। तो ये चेतना के स्तर को, जो उनकी चेतना के स्तर है उसको प्रकट करने वाला है। अगला है, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाला है। यह कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास? तो ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक है रुद्र, ब्रह्म, सनकादि, या फिर श्री? तो इसका सही उत्तर है रुद्र। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित के अनुकरण में? मलिक मोहम्मद जायसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, या फिर रस खान? तो इसका सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। अगला है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीकि तुलसी भयो? तो यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? रहीम, स्वामी अग्रदास, नाभादास, या फिर रामानंद? तो इसका सही उत्तर है, ये जो कृति है वो नाभादास की है। ये उक्ति नाभादास जी के द्वारा कही गई है। अगली है, खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर नूर मोहम्मद?
तो खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। अगला है सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी कुबरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? अमृत, खीर, विष या फिर कल्प वृक्ष का फल। तो इसका सही उत्तर है विष। अगला है रस खान कवि का वास्तविक नाम क्या है? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या फिर सैयद इब्राहिम। तो इसका सही उत्तर है रस खान का जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है। अगला है अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? विट्ठल दास जी ने, वल्लभाचार्य ने, उपर्युक्त दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अष्टछाप की स्थापना है वो विट्ठल दास द्वारा की गई है। अगला है कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास या फिर नंददास की। तो ये रचना जो है वो रहीम दास की है। अगला है बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ है अरे ओ सखीरी मेरे आंसुओं को देखो। दूसरा है जिसका और छोड़ना हो ऐसी लगातार बारिश, और जाना यानी समाप्त हो जाना, छाजन से गिरने वाली पानी की धारा। तो इसका सही उत्तर है और से जो तात्पर्य है वो है छाजन से गिरने वाली पानी की धारा। अगला है पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित कहावे। यह किस कवि का कथन है? बिहारी, घनानंद, ठाकुर या फिर देव का। तो इसका सही उत्तर है यह कथन जो है वो ठाकुर का है। अगला है लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भरना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार की नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। चित्रकार की आंखें चौंधिया जाती थी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक जो रूप था वो एक नए स्वरूप में बदल गया। ये इसका सही उत्तर है। अगला है छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचलित करते रहे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बंगला साहित्य। ये वाला इसका सही उत्तर है। अगला है पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ निर्मोक से अभिप्राय जो है वो है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। अगला है विकलांग वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य है सुरा सुरभि में लालिमा युक्त मुखमंडल, देव सृष्टि के अहंकारी देवगण, काम वासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खल चरित्र, स्त्रियों के क्वंगणित कंकण के केशर कुकुमित वक्षस्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण। तो इसका सही उत्तर है कि वे से तात्पर्य जो है वो है देव सृष्टि के अहंकारी देवगण।
अगला है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है, भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान जो है वह ग्रहण कर लेता है। भूलने वाले अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को भुला कर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ पहुँचा है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, या फिर अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमरत्व ग्रहण करने की बात अलग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, ये वाला इसका सही उत्तर है। अगला है, लख महा भाव मंगल पद तल, धस रहा गर्व मानव के मन का, असुर मंद हो रहा खर्चा। इन काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया है उसका आधार है मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली, पैरों तले रौंदने पर ही घमंडी के वश में आने की प्रवृत्ति, ब्रह्म प्रकृति में अंत प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली, या फिर बंगाली संस्कृति में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली। तो इसका सही उत्तर है मन के आसुरी भावों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनः स्थिति का द्योतक है। असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति, कभी पूरा ना करने की लाचारी, या फिर राक्षसी प्रवृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। अगला है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो इसका सही उत्तर है कि इसका जो होगा अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने के लिए व्यर्थ भटकना। अगला है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर कोई क्यों नहीं रचाया गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी रचना नहीं चाहते थे। दूसरा, उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, या फिर कठिनाई का सामना कोई नहीं करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है, उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर जो है वो कामायनी हो चुकी थी। अगला है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और शालज्ञ है। यह कथन किसका है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद, या फिर मुक्तिबोध। तो देखिए, एक चीज़ तो है कि ये कथन जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। इसके साथ ही मैं एक बात कहूँगी कि कामायनी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं आप उनको देख ले, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में इस पर प्रश्न ज़रूर आते हैं कामायनी पर आधारित, स्पेशली जो इनके बारे में कथन कहे गए हैं। तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना दिया था, हो सके तो मैं फिर बना दूंगी आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। प्रकृति का निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका। पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवा अवस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। अगला है, प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन 1, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति, ये इसका सही उत्तर है। सॉरी। अगला है, मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह कथन जो है वो किस विद्वान का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माजवे, नागार्जुन, या फिर शमशेर बहादुर सिंह।
तो ये कथन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी का है। अगला है, काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि मर्म इसी परिभाषा से निसृत होते हैं। आगे के उक्त कथन का अभिप्राय है कि मात्र शब्द की साधना में सिद्धि पा लेना ही कविता की चरम सिद्धि है। शब्द कीड़ा की योजना ही कवि का काम है, या फिर श्रेष्ठ साहित्य का मूलतः शब्द ज्ञान पर निर्भर होता है। अतः सब छोड़कर शब्द को ही संवारना उचित है। अगला है, शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। इसका 4 जो है शब्द की सम्यक, ये इसका सही उत्तर है। तो देखिए प्रश्न जो है डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, थोड़ा इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? पल्लव, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुंह टेढ़ा है या फिर कामायनी। तो ये जो है कामायनी का कथन है। तो कामायनी के कथन भी बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? जायसी, तुलसीदास, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है लोक मंगल का जो प्रयोग है वो तुलसीदास जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ किया गया है। अगला है, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या फिर बिहारी। तो अगर बाल वर्णन की बात की जाए तो सूरदास का ही नाम लिया जा सकता है, ये तो सबको पता है। वात्सल्य सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या फिर रस आस्वादन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है रस आस्वादन। जो नाटकों के है असली जो है रस के लिए हम करते हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरिकृष्ण भारती। तो ये तो भारतेंदु जी का नाटक है, नाटिका। अगला है, प्रसाद के नाटकों के सर्वश्रेष्ठ के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो प्रसाद के नाटकों के जो समीक्षक हैं वो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इनके नाटकों का जो समीक्षक है वो नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त या फिर भट्टार्क का। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक का है। तो ये स्कंदगुप्त नाटक का लिया गया है कथन, और ये कथन जो है वो भट्टार्क के द्वारा कहा गया है। अगला है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो देखिए यहाँ नाटक में आया हुआ संवाद हमसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर स्कंदगुप्त। तो यह संवाद जो है स्कंदगुप्त नाटक का है। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन की स्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, अन्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। तो ये जो है इसका उद्देश्य जो अगर
तो अन्याय के विरुद्ध जो है जनता को प्रोत्साहित करना ही उनका उद्देश्य था। अगला है, अन्य किसी हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, रचना मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जोड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना, हिंदी नाटकों को पारसी मंचन पर खेले जाने में सहयोग देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रचना मंचन, निर्देशन, अभिनय, इनसे इनका जुड़ाव था। अगला है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने ज़माने की है कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि नाटक देखने वाली जनता जो है उनकी जो भाषा है वो उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह कथन है केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या फिर डॉक्टर किशोरी कुमार का। तो इसका जो सही उत्तर है तो इसका सही उत्तर है तो ये कथन जो है वो रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रणात्मक व संभाषणात्मक या फिर वस्तु व्यंजक? तो उनकी जो धारा है वो हम वस्तु व्यंजक देखते हैं। अगला है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव, साकेत, जौहर या फिर परिमल। तो उस काल की जो पल्लव रचना है वो सर्वश्रेष्ठ थी। अगला है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकार नाथ या फिर मेहता? तो इसमें जो शिक्षक पात्र है वो है मेहता। अगर आपको याद हो तो प्रोफेसर मेहता है, तो वो शिक्षक पात्र है। देखिए प्रश्न में किस तरीके से जो है पूछा गया है। अगला है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले जाने से। तो इसमें जो है ग्रामीण और शहरी परिवेश को हम देखते हैं जिसको एक ही साथ समेट लिया गया है। अगला है, आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? स्कंदगुप्त, चिंतामणि, दिव्या या फिर गोदान? तो ये कथन जो है वो दिव्या उपन्यास का है। अगला है, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद या फिर महर्षि अरविंद दर्शन। तो उनके जो रचनाओं में हम देखते हैं वो है मार्क्स लेनिन का जो साम्यवाद है उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगला है, मैला आंचल की भाषा पर निष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खड़ी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से इसमें परहेज किया गया है। इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें जो है
पात्रों का और परिवेश के अनुरूप जो है भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ये एक आंचलिक उपन्यास है। अगला है 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में नाप लिया। यह कथन है सुमिरत दास का, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, फणीश्वर नाथ रेणु का, डॉक्टर प्रशांत का। तो ये भी जो है मैला आंचल का कथन है। तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। अगला है कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। तो यह कथन जो है निम्नलिखित में से किसका है? प्रेमचंद का, रामचंद्र शुक्ल जी का, अज्ञे जी का या फिर जैनेन्द्र का? तो यह कथन जो है वो प्रेमचंद का है। अगला है लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझसे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? ईदगाह, अलग्योझा, शतरंज के खिलाड़ी या फिर गुली डंडा? तो यह जो है गुली डंडा कहानी जो है उसका अंश है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र या फिर हरिशंकर परसाई? तो जैनेन्द्र जो है प्रेमचंद के समकक्ष उसके युग में थे। अगला है प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या फिर ईदगाह? तो बाल वर्णन जो है वो उनकी कहानी ईदगाह में है। अगला है साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता, शासन सत्ता की क्रमिक वर्णन से बचा जाता है। जीवधारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है। देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उसकी मानवहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जीवधारी राजपुरुषों की जगह। ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला है भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति निम्नलिखित साहित्याचार्य की स्थापना है। तो रस निष्पत्ति जो है वो किसके द्वारा दी गई है? आनंदवर्धन, आचार्य भरत भट्टनायक या फिर पंडित जगन्नाथ? तो इसका सही उत्तर है आचार्य भरत। अगला है मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की झोंक ज़्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या फिर पंजाबी की? तो राजस्थानी की। अगला है कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधताओं में भटक गई लगती है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर रतन बावनी? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र का। देखिए प्रश्न को डायरेक्ट नहीं पूछ के थोड़ा घुमा दिया गया है। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की? ये किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? रत्नाकर, पद्माकर, देव या फिर द्विजदेव की? तो ये कथन जो है वो देव के द्वारा कही गई है। अगला है आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को परिश्रय प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में। तो आधुनिक काल की विशेषता है ये। अगला है वे कवि को काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे। उनमें अग्रगण्य हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त या फिर रूपनारायण पांडे? तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर या फिर रेखा चित्र? तो इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। अगला है प्रगतिवाद कवियों में अपनी विचारधाराओं से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाली कवि हैं
सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध जी। अगला है, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार मातुल, धर्मवीर भारती या फिर अगेजी। तो ये अगेजी हैं। अगला है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। भाषा मानव सुख के ध्वन्यगन्य से निसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो, सभ्य समाज की मानवता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो। बोलने, चालने, पढ़ने लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालयीय न्यायालयीय व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग किया जाता हो। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन 1, भाषा की परिभाषा जो वैज्ञानिक के अनुरूप दी गई है, वैज्ञानिक भाषा के अनुरूप। अगला है, भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, पद, वाक्य या फिर अर्थ। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि है। अगला है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। तो पाली का जो हमें व्युत्पत्ति है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन है 3 जो है, पर्याय, पलिलाय, पालियाली और फिर पाली। तो इस प्रकार से जो इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला है, पाली भाषा की सर्वप्रधान व्याकरण है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर है कात्यायन। अगला है, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्त का उचित भावार्थ है। तो यहाँ इसका भावार्थ पूछा है। प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्रकृति भाषा में बनाई गई। प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो विकसित हुई यह प्राकृत भाषा कहलाई। प्रकृति भाषा को मांझकर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोक व्यवहार में घिसते घिसते वह प्राकृत भाषा हो गई। भाषा की प्रकृति है सुसंस्कृत होते जाना, किंतु जब वह संस्कार विहीन हो जाती है तब प्राकृत भाषा के रूप में रह जाती है। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही है। प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे विकसित जो है वो प्राकृत भाषा बनी। अगला है, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, दरद भाषा से या फिर प्राकृत भाषाओं से। तो प्राकृत भाषा से हुआ है। अगला है, हिंदी भाषा के सतत प्रभाव को ठीक एक जैसे रूप विकसित हुआ न देख उसमें एक विशेष युगीन रूप को निम्नांकित भाषाविद से नाम दिया गया। पुरानी हिंदी, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3। तो देखिए, यहाँ प्रश्न जो है सीधे नहीं पूछा गया है। पुरानी हिंदी जो है वो किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो इसको इतना अलग ढंग से बताया गया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्ति कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृत काल के कवि या फिर बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो इनको जो है पुरानी हिंदी के कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ, इस क्षेत्र की उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था। उस समय की सभी भाषाओं से ब्रज भाषा ही सबसे अधिक संबंध थी। ब्रजेतर भाषा के क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। ब्रज भाषा भाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए। तो इसका सही उत्तर है ब्रजेतर क्षेत्र, यानी ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, गोस्वामी तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो को।
तो अवधी भाषा, इसमें हम गोस्वामी तुलसीदास को कहेंगे। अगला है, खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। बोलचाल में अत्यधिक व्यवहार करने से, हिंदी पद्यबद्ध रचनाओं तथा संस्कृत की कृतियों की भाषा टीकाओं से, बंगला रचनाओं तथा अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद से, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के आग्रह से। अगला है, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। इसका कलकत्ता तक फैल जाना, फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना, हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। तो इसका जो सही उत्तर है कि इसका मानकीकरण हो जाना, ऑप्शन 4। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो इसको जो मान्यता प्राप्त हुई वो थी 14 सितंबर 1949। अगला है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे। तो उसके प्रस्तावक जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी या फिर श्री गोपाल स्वामी अयंकर। तो इसका सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंकर। अगला है, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा या फिर राजभाषा? तो राजभाषा इसका सही उत्तर है। अगला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है, जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। प्रदेश सरकार जिसे मान्यता देता है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका समान रूप होता है। ये मानक भाषा की परिभाषा है। अगला है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वानों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। टी.एस. तोसीतोरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुनीति कुमार चटर्जी, सर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। तो इसका सही उत्तर है सर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। अगला है, हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। तो वैज्ञानिक और तकनीकी के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। अगला है, हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगला भाषा से या फिर सभी मान्यता प्राप्त देशी भारतीय भाषाओं से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला है, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र अंबाला हिसार, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर। तो इसका सही उत्तर है रानीखेत और नैनीताल के आसपास ये भाषा बोली जाती है। अगला है, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। बंगला भाषा से, फारसी भाषा से, ब्रज से या फिर बुंदेली भाषा से। तो इसका सही उत्तर है बंगला भाषा से। अगला है, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, बुलंदशहर, खुजी या फिर रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला या फिर इनमें से एक भी क्षेत्र नहीं। तो जो खड़ी बोली है वो मेरठ, बुलंदशहर और खुजी में बोली जाती है। अगला है, ब्रज भाषा भाषा का आधार भाषा
रही है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर नागर अपभ्रंश? तो ब्रज भाषा का जो आधार रही है वो है शौरसेनी अपभ्रंश। तो प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन प्रश्न वही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप जब भी अगर इस टाइप से प्रश्न है। अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला, देशज बहुला, तद्भव बहुला या फिर विदेशी शब्द बहुला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, तद्भव बहुला। अगला है, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा की भांति आयोगात्मक, अभिव्यक्ति या स्थान प्रधान है। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। बांग्ला भाषा की भांति आयोगात्मक, अभिव्यक्ति या स्थान प्रधानता की दशा को पार कर फिर से सविभक्तिकता की ओर बढ़ रही है। चीनी भाषा की भांति एक एक अक्षर में ही पूरे पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बताती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो कारक हिंदी व्याकरण में कारक, तो कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर है कारक जो है संज्ञा तथा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। अगला है, मैं अपना काम आप करता हूँ। इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप पद है निकटवर्ती संबंध सूचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम या फिर सार्वनामिक विशेषणात्मक सर्वनाम? तो ये जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी। अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने का कारण, अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ताओं के विरोध के कारण, दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने के दुराग्रह के कारण, सरकारी सहयोग न मिलने के कारण। तो इसका सही उत्तर है अक्षरिक होने के कारण। अगला है, हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम और देशज शब्द, तत्सम और तद्भव देशज और विदेशी शब्द, शहरी और ग्रामीण शब्द। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला है, हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसा दत्तासी ने 1839 में, मौलवी करमुद्दीन ने 1848 में, शिव सिंह सेंगर ने 1883 में और जॉर्ज गिरिसन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ जो है प्रकाशित कराए थे। कालक्रम में बाद का होने पर भी गिरिसन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है। इसमें रचनाकारों को कालक्रम अनुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। यह कवि परिचय के साथ कवि कर्म का भाषा वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है, हिंदी के कवियों की मुक्त कंठ से सराहना करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसमें रचनाकारों को कालक्रम अनुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो। भाषा सुबोधता की दृष्टि से उसकी सभी भी भाषाएं सुबोध्य है। हिंदी के सभी समीक्षकों ने उसे एक भाषा के अंतर्गत ही माना है। आज भी उसकी सभी विभाषाओं में एक ही स्तर की श्रेष्ठ रचनाएं की जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। अगला है, हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। तो सिद्ध सामंत युग जो है वो नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। तो इसको नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
तो देखिए ये नामकरण जरूर आता है। अगला है विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली की अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं, तो ये आदिकाल की रचना है। अगला है आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। खुमान रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो आल्हा खंड का परमाल रासो। अगला है महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु छल्लई, सजन पर उ आर मन दुज्जन नाम मैल। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? सरपाद, कुशलाभ, उमापति की या फिर विद्यापति की। तो ये जो कथन है वो विद्यापति की है। अगला है आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। राहुल सांकृत्यायन, अमीर खुसरो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने या फिर क्षितिज मोहन ने। तो अमीर खुसरो ने इसको हिंदवी कहा है। अगला है श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग था चारण कवि, अष्टछाप कवि, काव्य शास्त्र के आचार्य कवि, घुमंतु प्रवृत्ति के कवि, लोक कवि। तो इसका सही उत्तर है चारण कवि। अगला है इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि है स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह या फिर कुशलाभ। तो अपभ्रंश के जो कवि हैं वो स्वयंभू हैं। अगला है निर्गुणिया संतों की काव्य संरचना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो निर्गुणिया की जो दिखती है वह आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भावनाओं पर, सूफी की योगिक साधना पर। तो ये जो है नाथों की रचनाओं पर देखने को मिलता है। अगला है चंदायन के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। तो चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है निरंजनी संप्रदाय के कवि प्रवर्तक है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर है निरंजनी संप्रदाय जो है वो हरिदास। अगला है भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास, अग्रदास, प्राणदास या फिर सुंदरदास। तो भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। अगला है भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? नंददास, परमानंद दास, कुंभनदास, तुलसीदास। तो ये कथन जो है वो कुंभनदास की है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये नई चाल में ढली भारतेंदु जी का कथन है। अगला है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या फिर सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो ये जो है नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे किया गया है। अगला है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में, श्रीधर पाठक। तो ये जो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे 120 प्रश्न जो कि यूपीपीएससी जीडीसी की परीक्षा में आए थे सन 2008 में। आज हमने इस परीक्षा के ऊपर चर्चा की। अगले वीडियो में अगली परीक्षा जो है इसकी जो अगला प्रश्न पत्र था उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो आज के प्रश्न आप सभी को कैसे लगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आपके सब्सक्रिप्शन से ये भी होता है कि जितनी मेरी नई वीडियो है वो सब आप तक पहुंचती है और इससे मेरा भी उत्साह बढ़ा रहता है आप लोगों को पढ़ाने का। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक को लेके तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।